आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। आज लगातार दूसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़े हुए संविधान संशोधन बिल और परिसीमन बिल पर चर्चा लगातार जारी है। आज जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस ने 2023 में पारित संसद से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक दिन पहले ही नोटिफाई करने पर गंभीर सवाल उठाए। अब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि जो कानून लागू ही नहीं किया गया उसमें संशोधन के लिए सरकार कैसे प्रस्ताव ला सकती है। इसके अलावा केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी परिसीमन संशोधन विधेयक को लेकर गंभीर सवाल उठाए। शशि थरूर ने इसे बीजेपी की राजनीति से प्रेरित बता दिया है। शशि थरूर ने आरोप लगाया है कि ये राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए सरकार की तरफ से लाया गया बिल है और ये बिल देश के हित में नहीं है। ये आरोप भी उनकी तरफ से लगाए गए। तो आप देखिए कि कैसे लगातार विपक्ष के द्वारा करारा प्रहार सरकार के ऊपर किया जा रहा है और महिला आरक्षण का एक तरीके से विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, टेक्निकलिटीज की आड़ लेते हुए। Without notifying, sir, without notifying, how can the minister move an amendment for the question? Is only one question, sir. But 1 minute. Without notifying, sir, without notifying, how can the minister move an amendment for the भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के फैसलों को समझना बहुत मुश्किल है। जब लोगों से ये कहा कि उनके एसआईआर होगी, वोट काटने का रोका जाएगा, तो वो एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अगर मान लीजिए भविष्य में एनआरसी होती तो कौन से नए कागज मांगेंगे, कौन सी नई चीज आप मांगेंगे। तो यूपी में हम लोगों ने देखा एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे थे। अब महिला आरक्षण के बहाने ये अपने मन मर्जी डिलिमिटेशन कर करके लोकसभाएं बनाना चाहते हैं, जिससे कभी हारे नहीं। ये जनता देख रही है। जब कभी भी ये मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी जाएगी, बुरी तरह भारतीय जनता पार्टी हारेगी। बहुत महिलाओं को देख रही हूँ, तो सबको बहुत बधाई। आप देख सकते हैं कि महिलाओं में क्या एक उत्साह जगा है इस चीज को लेकर, और प्रधानमंत्री ने जो असंभव को संभव बना दिया है। 30 सालों से अटके हुए बिल को जो है वो पारित किया है। तो महिलाएं अब लीडरशिप के रोल में पूरे देश का भविष्य अब जो है तय करने के वुमेन्स डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ जो है भारतवर्ष जा रहा है। पार्टी का स्टैंड यही है कि जो संशोधन चाह रहे हैं संविधान में, इसके हम पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन का सहारा लेकर ये लोग जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपने सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था उसके अनुरूप समाजवादी चाहती है कि ये लागू हो, जहां पे पहले आप सेंसस कराएंगे, यानी कि जनगणना कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन का प्रोसेस कराएंगे और उसके बाद आप सीट से सर्व करके महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। तो शक्ति वंदन पे आर पार है और इसी वक्त विपक्ष की तरफ से भी करारा प्रहार और गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी हमारे साथ में मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये बिल कैसे पास होगा। लेकिन उससे पहले लोकसभा में बहुमत का गणित क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए, इस समय अगर लोकसभा की बात की जाए तो 540 कुल संख्या लोकसभा में है, जिसमें एनडीए गठबंधन की अगर बात की जाती है तो 292 सदस्य टोटल एनडीए के हैं। तो वहीं इंडी गठबंधन में 233 यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं। अब 360 है, 2/3 बहुमत। 540 में से 360 जो वोट है वो पड़ने चाहिए सरकार के पक्ष में, इस बिल के पक्ष में, तभी ये पारित हो पाएगा। और ऐसे में जादुई नंबर से दूरी 68 की है। अब 68 है वो जादुई नंबर, क्या सरकार ये 68 नंबर जुटा पाएगी, इसको लेकर लगातार सवाल बरकरार है। क्योंकि आप देखिए कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, 540, इसमें 360 जो है बहुमत का आंकड़ा है और गठबंधन जो एनडीए का है, यानी कि जो एनडीए के फेवर में वोट पड़ सकते हैं वो है 292। और ऐसे में जो जादुई नंबर से दूरी है वो 68 की है और ऐसे में 68 नंबर को पाने के लिए यहाँ पर जद्दोजहद होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर 360 बहुमत की जरूरत है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 233 जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, जो आंकड़ा इंडी गठबंधन का मौजूद है, उस 233 के नंबर में से क्या टीएमसी टूटने वाली है जो बिल के सपोर्ट में वोट करेगी, क्या सपा यहां पर टूटती हुई नजर आएगी या फिर कांग्रेस टूटती हुई नजर आएगी, कौन इस बिल के समर्थन में वोट करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हिमांशु, फिलहाल क्या वाकई में आज इस बिल के पास होने की संभावनाएं बिल्कुल नामात्र है? हालांकि विन विन सिचुएशन बीजेपी के लिए जरूर है ये दोनों सिचुएशंस में।
जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार का इसमें लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद कल लोकसभा में कहा था कि देखिए यदि आप इसको बिल को आसानी से पास कर देंगे तो किसी को नुकसान नहीं होगा, किसी का फायदा नहीं होगा, लेकिन यदि आप इस महिला बिल का विरोध करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे फायदा हो सकता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को फायदा हो सकता है। फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें यही परिस्थितियां बनी हुई हैं कि जब वोटिंग होगी तो विपक्ष की तरफ से तमाम जो सांसद हैं विपक्ष के, उन सभी लोगों को कॉल करके बुलाया गया है कि आज ज्यादा से ज्यादा सांसद जो हैं वो सदन में उपस्थित रहें। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि लगभग 360 का आंकड़ा जो है वो चाहिए, लेकिन वो तब चाहिए जब 543 सांसद जो हैं वो वहां पर उपस्थित हों पार्लियामेंट में, तब 360 का आंकड़ा जो है तब उतने लोगों का वोट पड़ना चाहिए, तब जाकर वो बिल जो है पास हो पाएगा। लेकिन यदि सदन में उपस्थिति कम होती है, यदि 400 के आसपास सांसद रहते हैं तो कुल उपस्थित सांसदों का जो 2/3 बहुमत है वो उतना सरकार को चाहिए। हालांकि सरकार को उम्मीद लग रही है कि वो पास करा लेंगे, लेकिन फिलहाल जो नंबर्स हैं, नंबर्स का जो गेम है वो सरकार लगातार जुटाने में लगी हुई है। सरकार ये कह रही है कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे कि जो साउथ की कुछ पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, लेकिन YRS कांग्रेस जो है उसने सपोर्ट करने की बात कही है। TMC जो है वो कह रही है कि हम वॉकआउट कर जाएंगे। यदि TMC वॉकआउट कर जाती है तो निश्चित तौर पर जो बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए होगा उसके लिए उससे संख्या कम हो जाएगी, और जैसे ही संख्या 543 से कम होती है तो जो 360 का जो आंकड़ा है वो भी नीचे की तरफ आएगा। तो अब सरकार यही चाहती है कि यदि कोई वोट नहीं दे रहा है तो कम से कम सदन में ना आए, और सरकार की पूरी कोशिश है कि ये बिल पास हो जाए। सिचुएशन सरकार के लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। हिमांशु आपके पास लौटेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों को अभी लोकसभा लिए चलते हैं। लोकसभा में भी सीटें बढ़ेगी तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं कल देख रहा था, मैं कल सुन रहा था कि माननीय सदस्य प्रियंका जी अभी किरण रिजिजू जी चले गए, नहीं तो और मेघवाल साहब हैं, किरण रिजिजू जी जा रहे हैं, हम उन्हीं को एक कोट करके उनको वो साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कल भाषण दिया, उनका भाषण हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने 3-4 बातों का उल्लेख किया। पहली बात उन्होंने कहा कि जल्दीबाजी में क्यों लाई गई। 50% महिलाओं को आरक्षण देना जल्दीबाजी का कदम नहीं हो सकता है। 50% उनकी आबादी है, और 50% उनकी आबादी है तो और उनको कानून में और संसद में, विधानसभाओं में बैठने का हक देने का अगर कोई कानून लाया है प्रधानमंत्री जी ने तो वो जल्दीबाजी का कानून नहीं है। 2023 में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ और आज 2026 है, 3 साल के बाद उसकी पूरी तैयारी करके और पूरे सोच समझकर यह बात कही गई है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आगे कहा कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। अरे हम सबको मालूम है, इस पूरे देश को मालूम है कि किसी भी परिवर्तन को, किसी भी सामाजिक परिवर्तन को आप नहीं लागू होने देना चाहते हैं। आपकी मंशा बहुत साफ है, इसलिए आपने ये बात कही। अब ये बात अगर कांग्रेस का कोई दूसरा सदस्य कहता तो मुझको लगता कि चलिए भाई अनजाने में कह दिया हो, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप में श्रीमती प्रियंका गांधी जब ये बोल रही है सदन में कि हम इसको कभी नहीं लागू होने देंगे, तो मुझको आश्चर्य हुआ इस बात का कि ये कांग्रेस पार्टी की सोची समझी राजनीति है, ये उनकी रणनीति है कि कोई भी ऐतिहासिक कदम जो इस देश में क्रांति, जो सामाजिक क्रांति लाने वाला कदम है, उसका समर्थन कभी कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। यह उनकी मंशा स्पष्ट करती है। उन्होंने एक बात और कहा, उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई। अखबारों में खबर छपती रही, अखबारों में खबर सुनते रहे और एक बैग सदन के में बिल लेके आ गए। अर्जुन मेघवाल जी, किरण रिजिजू जी चले गए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी यहाँ बैठे हुए हैं, संसदीय कार्य मंत्री वो भी हैं। वो बताएं कि सर्वदलीय बैठक
बुलाई गई थी कि नहीं? सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं हुआ, बैठक में शामिल नहीं हुआ, बार बार आग्रह करने के बावजूद। आपकी मंशा तो पहले से स्पष्ट थी, आपकी मंशा तो दिख रही थी कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। आप कोई भी सामाजिक क्रांति के कदम को समर्थन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है, मैं पहले भी कहा हूं, आज भी कह रहा हूं कि मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है। अरे भाई, अगर मोदी जी का चेहरा आपको पसंद नहीं आता है और इस देश की जनता को पसंद आ रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? देश की जनता के साथ जुड़ जाइए और मोदी जी के चेहरा को न चाहते हुए भी कहिए कि वाह बहुत अच्छा है, तो ये काम तो करिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यह भी कहा कि यह संविधान संशोधन अगर पास होगा तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या लोकतंत्र की परिभाषा बता रही हैं? अगर 50% आबादी संसद में बैठेगी तो लोकतंत्र कहां से समाप्त हो जाएगा? अरे लोकतंत्र समाप्त करने का प्रयास तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार किया था, जो इस देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ के फेंक देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को नस्ताबूद कर देने का काम किया। इस देश में, इस देश के लोकतंत्र की जड़ इतनी मजबूत है कि कोई। लोकसभा से राजीव रंजन को आप सुन रहे थे। लगातार जो चर्चा है महिला आरक्षण बिल को लेकर जारी है। इस सबके बीच में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बोलेंगे। तो आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी आज दोपहर 1:45 पर लोकसभा में बिल पर अपनी बात रखने वाले हैं। आज महिला आरक्षण से जुड़े हुए तीनों बिलों पर 4 बजे सदन में वोटिंग भी होनी है, लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह बहस का जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से सदन में अपनी बात रखी जाएगी और इसको लेकर कई गंभीर सवाल उठाते रहे हैं राहुल गांधी। ऐसे में वो यहां अपना पक्ष रखने जा रहे हैं। और बीते दिन प्रियंका गांधी वाड्रा को भी हमने देखा था किस तरीके से सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए वो नजर आई थी। आज राहुल गांधी बोलेंगे। तो महिला आरक्षण पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है। समझ आता है कि इतनी जल्दबाजी क्या है। इस बीच इमरान मसूद ने आगे कहा कि आप जनगणना का इंतजार नहीं करना चाहते हैं, आप जातीय जनगणना होने दीजिए, उसके बाद में इस तरीके का फैसला लीजिए। कि इतनी जल्दबाजी क्या है कि आप सेंसस का इंतजार ही नहीं करना चाहते। अब जातीय जनगणना होने दीजिए, जिसका अधिकार मिलना चाहिए उसको अधिकार देना की बात करिए। आप कोई इवेंट थोड़ी ना है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, ये इवेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा विषय है और इसके ऊपर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है। हमारे साथ में अनिला सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। राखी बिरलान भी हमारे साथ में प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से जुड़ी है। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है। अनिला जी, आप ही के पास में आऊंगी। कहा यह जा रहा है, एक तरफ तो विपक्ष इस पूरी तरीके से बिल का विरोध कर रहा है, वो भी टेक्निकलिटीज की आड़ में। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 68 जो मैजिकल नंबर है, बीजेपी वहां तक पहुंच पाए ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। और अगर वो पहुंच भी जाती है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का फेवर करेगी? टीएमसी टूटेगी, कांग्रेस टूटेगी, सपा टूटेगी, कौन टूटता हुआ नजर आएगा? और अगर नहीं टूटता है तो क्या वाकई में बीजेपी ये इसलिए लेके आई थी ताकि विपक्ष के ऊपर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया जा सके? मेरी सभी को राम राम। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि विपक्ष जो है महिला विरोधी है, परंतु ऐसी कुछ मजबूरियां हैं इनकी जिसकी वजह से इन्होंने महिलाओं को कभी सशक्त करने का प्रयास ही नहीं किया। इस प्रकार का दबाव इन लोगों के ऊपर सदैव रहा है कि महिलाओं को ये सशक्त कर ही नहीं सकते थे। एक मजबूत राजनीतिक निर्णय लेने की इनमें क्षमता ही नहीं हो पाती थी। नरेंद्र मोदी जी के अंदर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और उन्होंने करके दिखाया। और एक नहीं, अनेकों अनेक चीज आपने देखी है कि जो लगता था कि हो ही नहीं सकती है, उनके ऊपर कानून बने। तो आज के बिल के बारे में अगर आप बात करती हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब वोटिंग होगी तो इस बिल के पक्ष में होगी। अभी आप मुझसे पूछ रही हैं टीएमसी टूटेगी या कौन सा राजनीतिक दल टूटेगा और जो गोल्डन फिगर है वो आप लोगों को मिल जाएगा। बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, बात यहाँ एनडीए परिवार की नहीं है, बात यहाँ नारी सशक्तिकरण की है। अगर कोई भी राजनीतिक दल वो सम्मान करता है नारीत्व को तो वो सकारात्मक रूप में भागीदारी करेगा। और जो भारतीय परंपरा संस्कृति रही है, जो इस धरा की पहचान रही है कि जो नारी है उसको हम पूरा सम्मान देते हैं,
हम अर्धनारीश्वर का भी पूजन करते हैं। तो अगर कोई भी पूजा पाठ हवन नारी शक्ति के बगैर नहीं हो सकता है, तो पार्लियामेंट और विधानसभा बहुत अच्छे रूप में कैसे चल सकती है? शायद जो राइट टू वोट का अधिकार हमको स्वतंत्रता के तुरंत बाद संविधान में दे दिया गया था, उसी वक्त इस प्रकार का कोई एक कदम उठ जाता कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो जाता, तो आज तस्वीर भारत की कुछ जरूरत है कि संविधान ने हमें जितने राइट्स दिए हैं उसमें जो भारतीय महिलाओं की भागीदारी है वो भी आगे बढ़नी चाहिए। हमारे साथ में राखी बिरलान जी भी हैं। राखी जी, आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है कि प्रजातंत्र पर हमला है और इस पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो इससे प्रजातंत्र पर, लोकतंत्र पर हमला कैसे है? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बिल्कुल साफ कर दूं कि आम आदमी पार्टी इस बिल का पूरा समर्थन करती है, और ना सिर्फ 33%, हम तो 50% महिलाओं को आरक्षण देने का जो है समर्थन करते, क्योंकि देश की आधी आबादी, और बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि आधी आबादी तो आधा आरक्षण, डायरेक्ट 50% आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात का समर्थन लगातार आम आदमी पार्टी करती है। पहली बात। अब आपके मैं दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ कि विरोध किस बात का है। विरोध कतई भी नारी सम्मान का, ये महिला आरक्षण के बिल का नहीं है। हम कल भी समर्थन में थे जब 30 महीने पहले साल 2023 सितंबर में इस बिल को सर्वसम्मति से लागू किया गया। आम आदमी पार्टी जब भी समर्थन में थी और आम आदमी पार्टी आज भी समर्थन में है। विरोध जिस चीज का हो रहा है वो विरोध इस बात का है कि महिला आरक्षण बिल की आड़ लेकर जिस प्रकार से गैर संवैधानिक तरीके से परिसीमन को देश के अन्य राज्यों पर और देश पर थोपने का जो प्रयास हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर इनको महिलाओं के प्रति इतनी जिम्मेदारी, और बार बार ये कह रहे हैं कि किसी ने नहीं करा, हमने बड़ा दिल दिखाया है, हम कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मौजूदा जो परिस्थिति है, 543 जो सीटें हैं उसमें तुरंत प्रभाव से आज अभी इसी वक्त लागू कर दे महिलाओं के लिए। गैर कानूनी शब्द का प्रयोग आपने किया, गैर कानूनी कैसे ये बिल हो जाता है? उसके बाद में अनिला जी से सवाल है। सीधा 50% आज 543 के बिहाफ पर आज ही लागू कर दे। अनिला जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि गैर कानूनी तरीके से लाया गया है, आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, महिलाओं की आड़ में लेना चाहते हैं। बीते दिन गोगोई जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी ये कहा कि परिसीमन की आड़ यहाँ पर ली जा रही है और परिसीमन से जोड़कर इस बिल को लटकाया जा रहा है। और अभी आपने सुना कि क्या कुछ आम आदमी पार्टी भी कहती हुई नजर आई, राखी बिरलाल जी जो कह रही थी। मैं 2-3 बातें यहाँ पर कहूंगी। सबसे पहले बात यह है कि जो भी राजनीतिक दल ऊंची ऊंची आवाज में ये कह रहे हैं, अरे हम तो 50% आरक्षण के पक्ष में, उन लोगों ने 20% क्या 10% महिलाओं को भी जगह नहीं दी है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अपनी कैबिनेट के पदों में नाम मात्र रिप्रेजेंटेशन रहता है, वो बात करते हैं 50% की। तो मैं इनको केवल ये कहना चाहूंगी, एआई का युग है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, झूठ मत बोलिए, सब लोग तुरंत का तुरंत रीचेक कर लेते हैं फैक्ट्स को। दूसरी बात यह है जो परिसीमन का यहाँ पर बार बार मुद्दा उठाया जाता है। वैसे तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने भी कल बहुत अच्छे और स्पष्ट रूप में सारी चीजों को एक क्लैरिटी दे दी थी, परंतु जिन लोगों के मन में अभी भी किसी भी प्रकार का संशय है वो इस चीज को समझ लें कि कोई भी किसी भी प्रकार से घाटे में तो है नहीं। उन्होंने बता दिया कि तमिलनाडु हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो आंध्रा हो, जो दक्षिण राज्य हैं जो कह रहे हैं हम घाटे में हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर मैं आज की भी तारीख में कह देती हूँ भैया कौन से घाटे में हो रहे हैं तमिलनाडु की, एक सेकंड में बात पूरी कर लूं। शशि थरूर जी की तरफ से बात ही कर गई। मैं इस पे आपसे सवाल लेना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा गया कि उत्तर के जो राज्य हैं जिन्होंने अपनी जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल नहीं किया, उनको एक तरीके से सरकार तोहफा दे रही है। जो नीतियां बनी कि जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए उस पर कंट्रोल नहीं किया गया और उसका तोहफा अब उत्तर के राज्यों को सरकार दे रही है, ये वो बोल रहे हैं। हाँ, आपने मेरी बात काट दी, मैं यही उत्तर दे रही थी, ये कुछ 1 मिनट बच जाता। बहुत ही स्पष्ट रूप में पूरा कैलकुलेशन समझा दिया है। आज अखबारों में लेख भी निकल आए हैं जिसमें अच्छी तरीके से बता दिया गया है
जो ये झूठ फैला रहे हैं, जो ये भ्रम फैला रहे हैं, उनको भी बता दिया गया है कि भाई जैसे तमिलनाडु है ना, आज की तारीख में जो उसकी आबादी है, मध्य प्रदेश की आबादी भी उतनी है। तमिलनाडु की कितनी सीटें हैं? 39 ना। मध्य प्रदेश के पास कितनी है? 19 है ना। कभी भी मध्य प्रदेश ने रोया नहीं, कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि इसको करने के बाद भी जो 50% का एनहांसमेंट का फॉर्मूला है, उसमें 39 सीट्स जो है 59 हो जाएंगी। ओवरऑल भी सदर्न स्टेट्स का जो सीट एनहांसमेंट का परसेंटेज निकालेंगे, जो प्रेजेंट डे है, उससे कम नहीं, ज्यादा ही हो रहा है। तो भैया घाटे में कहाँ है? मैथमेटिक्स से अगर सिंपल मैथमेटिक्स कोई नहीं समझ सकता है तो उसको पार्लियामेंट में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप सही कह रही हैं, नहीं कोई समझ सकता है तो ना बैठे, नहीं पड़ेगा, क्योंकि साउथ को जो इम्पैक्ट की बात कही जा रही है वो भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि डेटा कुछ और दिखाता है। इस बीच लोकसभा की तस्वीरें एक बार जल्दी से दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। अब तो आपको पार्टी के महिला को नहीं लेके आते हैं और इधर आके बड़ा बड़ा बात करते हैं, महाशक्ति, आद्या शक्ति, आशक्ति। अरे आद्या शक्ति के पहले पूजा कीजिए उधर। हाँ, टीएमसी एआईटीसी सुनेंगे? सुन लीजिए एआईटीसी। लोकसभा में 29, फीमेल इज 11, परसेंटेज इज 39.28%. नॉट ए सिंगल पार्टी इन इंडिया हैज गिवन इट। राज्यसभा में 39 मेंबर, 6 is the female, percentage is 46.15%. We do it. Charity begins at home. Do it. इतना आद्या शक्ति का क्षमता है तो 2027 में 27 में उत्तर प्रदेश में 50% कैंडिडेट करिए वुमेन को, तब ना देखेंगे। So, madam, I was reading and I was really surprised. This is our country. Is it our country? Never you did it. I will read the constitutional provisions also. Do you know how many women voting percentage in the country? Women voting percentage in this country is 65.78%. ये जो सरकार सब चल रहा है ना, जिधर ही जो सरकार है वो वोमेन वोट से चल रहा है। सही बात। और वोमेन को आप लोग रेस्पेक्ट नहीं किया, डिसरेस्पेक्ट किया। मैडम, आई क्या गलत है? क्या बड़े 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 नाउ दी इफ वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज 131 अमेंडमेंट बिल। 131 अमेंडमेंट बिल। मोदी जी का मानकी टीम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मोदी जी का मानकी टीम है ना। श्री राम का तो हनुमान जी था और मोदी जी का कपाल में भाग्य में बंदर मिल गया, क्या करेगा? सर, मैडम, सीधी we have protested on that day in 2023. Why? Ma'am, objection, ma'am. Why? Whom are you calling monkey, please? No, that is you analyze. You analyze. No, kindly see, madam, when this 334A was, 334A was brought, when 334A was brought, then kindly see. तो लोकसभा से पश्चिम बंगाल से कल्याण बैनर्जी को आप सुन रहे थे। अनिला जी, लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है, एक तरीके से अपनी बात रख रहा है। विरोध तो महिलाओं का नहीं किया जा रहा, लेकिन टेक्निकलिटीज की बात जरूर की जा रही है। अनिला जी, एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आप इससे पहले विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करी थी। हम चारों महिलाएं इस पैनल में बैठी हैं, ऐसे में हम खुद चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आगे आएं और भारत को एक महिला को आगे बढ़ाने वाले देश के तौर पर आने वाले सालों में देखा जाए, जब हम एक डेवलप नेशन की बात करते हैं, 2047 का जिक्र करते हैं। लेकिन उस बीच विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि आपने विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में करी थी। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि विपक्ष ये कह रहा है कि आपकी 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों में से महिला मुख्यमंत्री के नाम पर दिल्ली में अब जाकर महिला मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाई है, और वो भी आधी शक्तियों के साथ में। मैं तो यही तो कह रही हूं। मैंने तो यही कहा था कि जो राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि 50% का आरक्षण होना चाहिए, वो मुझे ये बता दें कि उन्होंने कितना
रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में महिलाओं को बीते दिया हुआ 11 है साल में अपने 2 राजनीतिक दल में। मुख्यमंत्री मैंने ये बात कही। आपने कितना केजरीवाल जी आपसे पूछा जा रहा है आपसे कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आपकी किस राज्यों में सरकार है? एक आधे अधूरे राज्य के अंदर आपने होल्ड ऑन। भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बार भी 50% की बात नहीं करी है। 50% की बात आप कर रही हैं यहाँ पर बैठकर, मैं तो नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि महिलाओं का आरक्षण इसलिए भी जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। बात मैं यहाँ पे क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ इसलिए नहीं कह रही। जो महिलाएं हैं, खासतौर से अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र की मैं बात करती हूँ, इन्हें संघर्ष करना पड़ता है। इन्हें अपने अस्तित्व के लिए पुरुषों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। इन्हें अपने अस्तित्व के लिए महिलाओं के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। अगर आरक्षण मिल जाएगा तो आप सोचिए क्या महिला जो है